हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ में, है ना। सर आज हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, है। मीन्स जहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, है ना। कहानी तो है सर, कुछ चीजें सीख लेनी है पढ़ते पढ़ते, है ना। हम लोग बात करते करते कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा पिछले क्लास में हमने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, स्पीड के बारे में बताया था, डिस्टेंस पढ़ लिया था हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था हम लोगों ने। अच्छी बात सर, स्पीड की एसआई यूनिट पढ़ी थी हमने, मीटर पर सेकेंड होता है ना सर। और फिर लार्जर स्केल पे किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं, ये जाना था हमने। और हमने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको कहा था कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको खुद पता करना होगा। आशा करता हूं कि आपने पता किया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा हमने सीखा था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो सर गिवन न्यूमरल को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर से बदलना हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको यही आंसर मिला होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज हम लोग गाड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक नए स्टेशन पे पहुंचते हैं और स्टेशन का नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। बाबू, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये टर्म भी आपका सुना सुना टर्म लग रहा है ना। आप सुने हैं इस टर्म्स के बारे में, जानते हो इस टर्म को, ठीक है। काफी कॉमन सा टर्म है। अगर नहीं भी जानते तो सोचिए, क्या ये टर्म ही खुद के बारे में जानकारी दे रहा है कि मैं क्या हूं, मैं क्या बतलाता हूं, ठीक है ना। क्या ये टर्म ही आपको बतला रहा है? क्या ये टर्म ही बतला रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? क्या इस टर्म से ही आपको यूनिफॉर्म मोशन की जानकारी मिल जा रही है क्या? अरे बोलो, मिल रही है ना। यस सर, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सर? तो एक वैसा मोशन जो यूनिफॉर्म हो। ये कौन सी बड़ी बात हुई सर, ये तो सिर्फ सीधा सीधे आपने बोल दिया। हाँ देखो, क्या कहना चाह रहा है कि वैसा मोशन जो यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब क्या सर? जब भी कोई बॉडी मूव करे तो उसके पास क्या होता है? सोचो ना, सोचो ना। जब भी कोई बॉडी मूव करे तो उसके पास क्या होता है? तो उसके पास स्पीड होती है सर। वो स्पीड क्या करवाता है? तो सर डिस्टेंस कवर करवाता है। वो स्पीड क्या करवाता है सर? डिस्टेंस कवर करवाता है। अगर वो मोशन यूनिफॉर्म है तो उसके पास स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक जैसे। यूनिफॉर्म सिंगल, यूनि का मतलब वन, फॉर्म का मतलब टाइप, एक टाइप जैसा, एक टाइप का, एक ही टाइप की स्पीड, एक ही टाइप का मोशन। एक ही टाइप की स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, एक ही टाइप की स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड। और बेटा जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या एक घंटे में जितनी दूरी कवर करेगी बॉडी, क्या अगले एक घंटे में भी बॉडी उतनी ही दूरी कवर करेगी? सोचो सोचो, सोचने वाली बात है। क्या अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो बॉडी एक घंटे में जितनी दूरी कवर कर रही है, क्या अगले एक घंटे में उतनी ही दूरी कवर करेगी क्या? फिर अगले एक घंटे में उतनी ही दूरी कवर करेगी क्या? यानी यूनिफॉर्म मोशन एक वैसा मोशन जिसमें if a body covers equal distances in equal intervals of time, अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो तो हम बोलते हैं कि बॉडी कैसी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है सर? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा ना हो, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया? यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब सिंगल, एक, यूनि का मतलब वन, फॉर्म का मतलब टाइप, मतलब एक वैसा मोशन जिसमें एक ही टाइप की स्पीड हमेशा हो, ठीक है ना। मतलब जिस जर्नी की बात आप कर रहे हो उस पूरे जर्नी के दौरान उसकी स्पीड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा हो। और अगर स्पीड नहीं बदल रहा तो क्या स्पीड ही वो चीज है जिसकी वजह से बॉडी डिस्टेंस कवर करती है? तो सर क्या अगर स्पीड सेम है तो पूरी यात्रा के दौरान किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल्स की बात अगर करते जाओ तो क्या उस इंटरवल में हर वक्त बॉडी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या होगी क्या? यस सर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
हाँ सर, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लिया कोई सिचुएशन जिसमें आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हो और 10 बज रहे हैं। उस वक्त कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। आपने अपने गाड़ी के ओडोमीटर, ओडोमीटर का मतलब जो डिस्टेंस रीड करता है, उसकी रीडिंग देखी तो सर 400 किलोमीटर थे। अब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हो 11 बजे। 11 बजे आपने रीडिंग देखी तो 460 किलोमीटर था। फिर 12 बजा और आपने रीडिंग डाली तो 520 किलोमीटर था। फिर 1 बजे और 1 बजे आपने रीडिंग डाली तो 580 किलोमीटर था। फिर समय हुआ 2 बजे और 2 बजे आपने रीडिंग डाली तो 640 किलोमीटर था। ठीक है ना? वही अगर आपके साथ मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूँ और 10 बजे ही मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी और मेरे ऑडोमीटर की रीडिंग थी 500 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। फिर मेरी घड़ी में भी 11 बजे और इसकी रीडिंग हो गई 540 किलोमीटर। मेरी घड़ी में भी 12 बजे और मेरी गाड़ी की रीडिंग हो गई 570 किलोमीटर। ओके, फिर 1 बजा और मेरी मीटर की रीडिंग हो गई 590 किलोमीटर। फिर 2 बजे और मेरी गाड़ी की रीडिंग हो गई 610 किलोमीटर। ओके, 620 किलोमीटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या देख पा रहे हैं सर, क्या नजर आ रहा है सर। हाँ सर, हमने देखा। क्या देखा? तो पहली गाड़ी को देखा, क्या पाया सर? पहली गाड़ी के लिए अगर इंटरवल्स की बात की जाए तो ये गाड़ियां देखो, ये गाड़ी 1-1 घंटे में, जब 1 घंटे का समय बीत रहा है, फिर 11 से 12 1 घंटे का समय बीता, 1 घंटे का समय बीता, 1 घंटे का। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अगर मेरी गाड़ी की बात की जाए सर तो देखिए, 1 घंटे के इंटरवल्स में मेरी गाड़ी पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर और चौथे घंटे में फिर 30 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। मतलब ये कि आपकी गाड़ी हर एक इंटरवल में, हर 1 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर कर रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही थी। देयरफॉर योर गाड़ी इज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाइल माय गाड़ी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal intervals of time, the body or the object is said to be in uniform motion. But if it covers unequal distances in equal intervals of time, the body is said to be in non-uniform motion. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो अब हम लोग अगले टर्म की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। टर्म का नाम है वेलोसिटी। द नेम ऑफ द टर्म इज वेलोसिटी, है ना? बड़ा छोटा सा टर्म है ना? सुनने में भी अच्छा लग रहा है। सर देखिए, मान लिया, अच्छा एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि आप अगर अपनी गाड़ी ड्राइव करके चल रहे हो, ठीक है ना? इफ यू आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, है ना? आप गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो अच्छा एक बात बताओ सर, अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चला रहे होंगे तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे ना? अच्छा बोलो बोलो, है ना? अब क्या किया आपने? अब गाड़ी आप राइट टर्न लेते हो। अब गाड़ी आप क्या करते हो? राइट टर्न लेते हो। और राइट टर्न लेके क्या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे अभी भी आपका वही डायरेक्शन है? नहीं सर, आपने डायरेक्शन बदल लिया। अच्छा, और गाड़ी अभी भी आप 30 की स्पीड से ही चला रहे हैं। तो अब आपसे कोई बोलता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर। पहले भी आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी सोचो, पहले आप 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन जा रहे थे, अब आप 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन जा रहे हो। तो बेटा सोचिए ना, पहले 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और अभी 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिस, कुछ तो बदल रहा है ना? कुछ तो बदल रहा है ना? तो हाँ सर, डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये जो साथ में आप बोलते हैं ना, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा के बोलते हैं ना, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट योर स्पीड विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी कुछ और नहीं है, वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन है। किसका? उसी स्पीड का। तो सर स्पीड के पास तो डायरेक्शन नहीं होता। अरे बेटा, जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी चला रहे हो उस डायरेक्शन को आप अपनी गाड़ी के स्पीड के साथ लगाकर कंबाइन करके बताओ तो आप गाड़ी की वेलोसिटी बता रहे हैं। मींस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट
speed of the moving body with the direction. Is that clear? Direction of what? Direction of speed? नहीं, direction of the moving body, direction in which the body is moving, उसकी डायरेक्शन की बात की जा रही है. स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता सर, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता. इनफैक्ट डायरेक्शन वेलोसिटी के पास भी नहीं होता. ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना, इसका मतलब कि आपको स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतलाना होगा. डायरेक्शन किसका? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो, है ना. अगर आप बोलते हो, मान लिया सर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहे हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, आप ऐसा बोलते हैं तो आप बोल रहे हैं कि आप वेलोसिटी बता रहे हो. लेकिन सिर्फ आप ये बोल रहे हैं सर आई एम ड्राइविंग एट 20 मीटर पर सेकंड, मीन्स आप स्पीड बदला रहे हैं. ठीक है ना. यानी किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी का मतलब उस बॉडी की स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? मैथमेटिकली जब हम लोग लिखते हैं इस वेलोसिटी को, तो बेटा सोचो, अगर स्पीड को हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं और स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम. अच्छी बात, पक्की बात. ओके सर. सर क्या इसी स्पीड के साथ डायरेक्शन जुट जाता है क्या? तो सर क्या इसी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जोड़ देंगे क्या? और अगर ये डिस्टेंस डायरेक्शन वाला हो तो क्या इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है क्या? तो क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं? यस सर. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? तो सिंपल तो है ना, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, नाउ वी हैव गॉट व्हाट वेलोसिटी इज, है ना. वेलोसिटी इज सिंपली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, व्हाट अबाउट इट्स एसआई यूनिट? सोचो सोचो सोचो. सर ये तो लेंथ ही है ना, सेकंड ही हुआ ना, तो इसकी एसआई यूनिट भी वही होगी जो स्पीड की होती है. स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. लार्जर स्केल पे स्पीड भी किलोमीटर पर आवर पे और ये भी किलोमीटर पर आवर पे. इज दैट क्लियर? बस एक कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा के रखना कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर सबसे बड़ा यही है कि स्पीड डायरेक्शन रिक्वायर नहीं करता डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन वेलोसिटी अगर आपको बतलानी हो किसी गाड़ी की, किसी मूविंग बॉडी की, तो आप बिना डायरेक्शन के नहीं बतला सकते. जैसे फोर्स की बात अगर मैं करूं तो क्या फोर्स के लिए भी डायरेक्शन चाहिए होता है? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर हम आपको धक्का देंगे तो आप किस डायरेक्शन में गिरेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? सर आप जिधर धक्का देंगे उधर ना. मतलब ये जो बोल रहे हो ना, जिधर धक्का देंगे, जिधर धक्का, व्हाट इज दिस जिधर, है ना, मतलब डायरेक्शन. डायरेक्शन सर आप ये बताओ कि आप किधर पुश कर रहे हो. तो सोच रहे हो ना, आप फोर्स के लिए डायरेक्शन रिक्वायर कर रहे हो ना सर. तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए मैं आपको बोलूं ना कि यहाँ से बेटा 3 किलोमीटर चल जाओगे ना तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहां से पनीर चिल्ली लेके आओ, है ना. सोचो, लानी पनीर चिल्ली है, जाना रेस्टोरेंट है, 3 किलोमीटर जाना, ये भी पता. इधर 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 ये नहीं पता. ये जो इधर इधर की बात करो ना, दिस इज डायरेक्शन. तो उसी हिसाब से जैसे रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट पोजीशन तक, एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए अपने को डायरेक्शन चाहिए था, उसी हिसाब से अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी बतानी हो, किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी बतानी हो, वी नीड डायरेक्शन. ओके, और स्पीड तो उनके पास है ही ना सर, तो उस स्पीड को डायरेक्शन के साथ जोड़ के बतला देना, मतलब आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो. इज दैट क्लियर? तो स्पीड इट इज डिफाइंड एज, sorry, it is defined as the distance covered per unit time, while velocity it is defined as either displacement per unit time or speed along with direction of the moving body. Is that clear? Okay. Okay sir, अब आगे, है ना, आगे क्या लिखा हमने? स्पीड और वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है क्या, कुछ कनेक्शन है क्या, है ना, कुछ देख सकते क्या? एक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? तो आप सोचिए ना, एक डिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, नीचे में टाइम इसके भी है, सोचिए ध्यान से, और एक डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, नीचे में टाइम इसके भी है. ठीक है ना. तो आप डिफरेंसेस आराम से बता सकते हो. सोचो ना, ये है जनाब स्पीड, है ना, और ये हुए भाई साहब वेलोसिटी. ओके, तो एक तो आप देखिए डिस्टेंस स्केलर और स्पीड भी स्केलर है ना. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस से जुड़ा वो पहला भाग, और सर इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं. पहला डिफरेंस हो गया कि ये स्केलर होता है, और इसका पहला डिफरेंस हो गया कि ये वेक्टर होता है. अच्छी बात, पक्की बात. ओके, दूसरा, अगर ये स्केलर होगा तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? यस सर.
और अगर ये वेक्टर है तो क्या ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, क्या तीनों वैल्यूज होल्ड करेगा? हाँ सर, बताया तो था ना मैंने कि डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होल्ड करेगा तो पॉजिटिव बाई टाइम पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू बाई टाइम नेगेटिव, जीरो बाई टाइम जीरो, है ना। तो आप यहाँ ये समझ गए कि वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। अच्छी बात। ओके सर, और क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। एक डिफरेंस और होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। और क्या हो सकता है सर? इसका तो फॉर्मूला एक और इसको लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक ऐसे बता सकते हैं। दूसरा, तीसरा क्या देख सकते हैं कि सर अगर किसी जर्नी की बात की जाए तो क्योंकि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है तो उस बॉडी की स्पीड पाथ से इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन सॉरी पाथ पे डिपेंडेंट होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता पाथ पे। इसका मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग वेलोसिटी निकाल देंगे। जैसे मान लिया सर अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे आप एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पहुंच जाते हैं तो बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो उस पूरी जर्नी के लिए आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? तो जीरो, है ना। सिंपल सी बात है सर, ठीक है ना। अब जो थर्ड डिफरेंस मैंने आपको बोला कि मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, चलिए सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए है ना, व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस, क्या है? तो वो जो मैंने आपको बोला ना कि एक रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बीच, स्पीड और वेलोसिटी के बीच। वो रिलेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। वो रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लिया हम लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से सोचने की कोशिश करना। और आपकी गाड़ी की स्पीड अभी मैंने बताया 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की ओर जा रहे थे। देखिए ध्यान से, तो हम आपसे पूछते हैं बताओ आपका स्पीड कितना है, तो आप कहेंगे 20 मीटर पर सेकंड। आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छी बात, वेरी गुड सर। अब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं और आप चले जाते हैं किधर, वेस्ट की ओर। अभी आपके गाड़ी की, आप ऐसे कर सकते हैं, वेस्ट की ओर चले गए, अभी भी आप 20 के स्पीड से ही चल रहे हो, है ना। 20 के स्पीड से ही चल रहे हैं। बताइए आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है साहब? 20 मीटर पर सेकंड। आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है साहब? 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। अब मैं पूछता हूं क्या वेलोसिटी बदलती दिख रही है क्या? तो हाँ सर, देखो ना, पहले नॉर्थ में थे अब वेस्ट की ओर है, मतलब डायरेक्शन बदल रहा तो भी वेलोसिटी बदलेगी ना। लेकिन क्या वेलोसिटी बदला तो क्या स्पीड में कोई बदलाव आया क्या? नहीं ना। लेकिन सोचो, अब यहां आप इधर नहीं मुड़ के सीधे ही चलते रहते और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते रहते और उसी डायरेक्शन में चल रहे थे, जैसे यहाँ पे इसी डायरेक्शन में चलते रहते और आप 30 की स्पीड से चल रहे हैं, तो अब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। और गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। तो क्या सर वेलोसिटी बदली क्या? हाँ सर, देखो ना 30 हो गया। क्या स्पीड बदली क्या? यस सर। अब देखिए, एक केस था जब वेलोसिटी बदल रहा था तो स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया था, और दूसरा केस हुआ कि स्पीड बदला तो वेलोसिटी में भी बदलाव आ गया। मतलब इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, देखिए ना, अगर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस नॉर्थ से वेस्ट हो गया, सर देयर इज नो चेंज इन स्पीड, सर देयर इज नो चेंज इन स्पीड, बट इफ द स्पीड इज चेंजिंग, सर देयर इज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अगर स्पीड बदल रहा हो तो वेलोसिटी भी बदल रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी में बदलाव तब माना जाएगा या तब भी माना जाएगा जब या तो उसकी मैग्नीट्यूड बदल रही हो या तो उसका डायरेक्शन बदल रहा हो। और वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन बदलती है तो सर मैग्नीट्यूड नहीं बदला ना, यानी देयर इज नो चेंज इन स्पीड। लेकिन अगर स्पीड बदल रहा हो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी अल्टीमेटली चेंज कर गई ना, देन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो रिलेशन यही हुआ कि if speed changes the velocity will definitely change, but if the velocity is changing it is not necessary that a speed will also change. Okay, this is the relation between
change in speed and velocity, and that can be listed as the third difference. Okay, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। अच्छा बेटा देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग सोच सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग खुद से कर सकते हैं। ऐसा आपसे पूछा भी जाता है, तो अगर किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। सर ये क्या क्वेश्चन है सर, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं सर कोई बात नहीं सर, सीखने की कोशिश करते हैं। सर स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, ये मैं करता हूं, ये आप खुद से करना है ना, करना तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ये मैं करता हूं, ठीक है। अच्छा देखिए, सोचते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा देखो, अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम और अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या टाइम से टाइम कैंसिल होगा, क्या होगा ना, यस सर। और ऐसा होगा तो क्या ये वाला फ्रैक्शन डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बन गया, क्या बन गया ना ये वाला रेशियो। अच्छा डिस्टेंस इज टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो गया। अच्छा अब सोचो ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो के बारे में सोचिए, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, यस सर। और जब बराबर होंगे तो ये वाला रेशियो इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाँ सर। क्या डिस्टेंस कभी कभी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होता है क्या, हाँ सर हमेशा तो होता है, कभी कभी बराबर हो जाता है जब स्ट्रेट लाइन पे चल रही होती बॉडी। अच्छा जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया, मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो क्या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और जब इन दोनों को साथ में लिखना हो तो हम लोग बेटा कैसे लिखते हैं कि डिस्टेंस इज टू डिस्प्लेसमेंट, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो व्हाट अबाउट द रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, तो सर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। सिंपल सी बात। तो आपसे कहिएगा सर ई वाला तो हम ऐसे ही बोल देंगे, ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था तो ये तो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर, है ना। तो ये चीज तो आप समझ गए ना कि अगर आप स्पीड इज टू वेलोसिटी का रेशियो निकाल रहे हैं तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और वेलोसिटी इज टू स्पीड का रेशियो निकाल रहे हैं तो इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। बेटा अगले क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। फिलहाल तो यहीं रोक रहा हूं मैं। तब तक यहाँ का जो चीजें मैंने पढ़ाई है, एक नोट्स तैयार कीजिए, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन का भी मैं एक दो वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कुछ लोग को न्यूमेरिकल्स से काफ़ी शिकायत होती है कि नहीं बनता है सर, ठीक है ना, कितना भी कोशिश करें समझ नहीं आता कि कैसे प्रोसीड किया जाए। आई विल हेल्प यू इन दैट, ठीक है ना। बस आप अपडेटेड रहिए, सारा लेक्चर से देखिए, ठीक है ना, सारा कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको जितनी दफ़ा हो सके इस टॉपिक को बुक से भी स्टडी करें, इसकी नोट्स आप अच्छे से मेंटेन करके तैयार कर लीजिए। और बाकी मैं तो आपके साथ जुड़ा ही हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।